वाले हैं, सो आई होप ये क्वेश्चंस आपको बन जाएंगे। इनमें से कौन सा कोर कंपोनेंट नहीं होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का? इफ यू टॉक अबाउट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम तो इनमें से कौन सा कोर कंपोनेंट नहीं है? देखो मैंने आपको टाइप्स बताए थे, सारे टाइप्स के लिए आपको याद होने चाहिए, क्या क्या कंपोनेंट होते हैं वो भी बताए थे। फटाफट से क्वेश्चन का आंसर दे दो। हाँ, राइट साइड संजीव भी डिसएडवांटेज बता रहे हैं यहाँ पे कि इसमें डेटा भी सिक्योर नहीं रहता, मल्टीपल डेटा ट्रैवल। देखो संजीव को डिफर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन ने सिक्योरिटी के मैकेनिज्म्स क्या लगा रखे हैं। अगर सिक्योरिटी के मैकेनिज्म्स अच्छे हैं तो वेल एंड गुड, बट अगर सिक्योरिटी के मैकेनिज्म्स ही फ्लक्चुएट हो रहे हैं तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ओके, राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन डी बिल्कुल सही बोला। कंपाइलर, देखो हार्डवेयर तो पार्ट हो गई, डेटा है, डेटा को स्टोर करवाना है, और डेटा का अगर मुझे स्टोरेज चाहिए तो उसके लिए मुझे हार्डवेयर की जरूरत तो पड़ेगी, और अगर मेरे पास हार्डवेयर नहीं है तो डेटा को मैं स्टोर कहां पे करूंगी? फिर सॉफ्टवेयर की जरूरत भी मुझे पड़ेगी। सॉफ्टवेयर की जरूरत क्यों पड़ेगी भाई? हार्डवेयर क्या है? नॉट एज पार्ट में हार्डवेयर को टच कर सकते हो, छू सकते हो, लेकिन क्या हार्डवेयर की फंक्शनलिटीज मैं ऐसे एक्सेस कर लूंगी? नहीं, हार्डवेयर की जितनी भी फंक्शनलिटीज है उनको एक्सेस करने के लिए मुझे एक इंटरफेस की नीड होगी, और वो इंटरफेस क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है, उसी से सारे जितने भी एप्लीकेशंस हैं वो एसोसिएट होंगे। तो अगर मुझे एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करना है तो डेफिनेटली क्या होगा? हार्डवेयर के साथ एक इंटरफेस की जरूरत होगी, और वो इंटरफेस मेरे लिए क्या होगा? दैट इंटरफेस विल बी सॉफ्टवेयर। और डेटा एक्चुअली द मेन एलिमेंट, अगर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात कर रहे हो तो उसमें मेन एलिमेंट ही तो डेटा है, डेटा को ही तो स्टोर करवाना है। और क्या एलिमेंट हो जाते हैं? पीपल एलिमेंट है। अब डेटाबेस बना किस लिए रहे हो? डेटाबेस तो लोगों के लिए बना रहे हो, आपके लिए तो डेटाबेस बन रहा है। और फिर क्या होते हैं? प्रोटोकॉल्स होते हैं। प्रोटोकॉल्स की डेटा को डिजाइन कैसे करोगे, क्या फॉलो प्रोसीजर रहेगा, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। बट अगर आप बात करोगे कंपाइलर की, तो कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर तो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करवाता है। तो ये कन्वर्जन कंपाइलर के थ्रू पॉसिबल होता है। कंपाइलर पार्ट नहीं होता किसी भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। कंपटीशन के लिए दोनों सही है, राइट? सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों ही जरूरत पड़ती है कंपटीशन के लिए, बिल्कुल सही कहा विश्वजीत आपने। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सी लैंग्वेज डीबीएस में इस्तेमाल होती है डिफाइन करने के लिए स्कीमा? अब जो मेरा कल वाला लेक्चर था उसमें मैंने ये चीजें आपको बहुत डिटेल में बताई कि स्कीमा के लिए कौन सी लैंग्वेज है, मैनिपुलेशन के लिए कौन सी लैंग्वेज है, उसी एस्पेक्ट में आंसर देना है। तो फटाफट से आंसर दे दो। आप यूपी से हैं या फिर आप बिहार से हैं या फिर आप किसी भी अन्य स्टेट से हैं तो शुभम शबनम आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं इस एग्जामिनेशन के लिए। ऐसा छापा स्पेसिफिक स्टेट से होना जरूरी नहीं है। डीडीएल डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। अब देखो कल वाली क्लास जो अटेंड करिए वो मुझे फटाफट से एक्रोनिम भी बता देंगे, इसको याद कैसे रखते हो। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में क्या आता है? कैट, क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में क्या आ जाता है? इट्सू, इंसर्ट, डिलीट, सिलेक्ट, अपडेट। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज ग्रांट और रिवोक, ट्रांसफर ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, सेव पॉइंट, कमेंट एक्सेट्रा। अब देखो मैंने क्या बताया था, हमें किससे डील करना है? स्कीमा से डील करना है। दो चीजें होती हैं, एक तो हो गया स्कीमा, और फिर स्कीमा के अंदर का डेटा जो वैल्यूज आपने एक्चुअली स्टोर करवाई है, जिनको आप क्या भी बोल सकते हो, जिनको आप रिकॉर्ड्स भी बोल सकते हो। स्कीमा क्या हो गया? मेरा आर्किटेक्चर पूरा। जैसे कि इन केस मैं यहाँ पे स्टूडेंट का आर्किटेक्चर बना के बता दे रही हूँ, ये स्टूडेंट आईडी, फिर मैंने लिख दिया स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट का कोर्स लिख दिया, तो ये क्या हो गया? ये स्कीमा हो गया। अब स्कीमा में क्या क्या चेंजेस कर सकते हो? पहले तो स्कीमा बनाया जा सकता है, टेबल क्रिएट किया जा सकता है, उसके बाद फिर ऑल्टर। ऑल्टर का मतलब क्या होता है? ये जो चीज दी हुई है ना आपको, इसको कर देते हो आप ऑल्टर। कैरेक्टरिस्टिक्स जो बोलते हैं ना किसी भी टेबल की, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गई यहाँ पे? स्टूडेंट आईडी हो गया कैरेक्टरिस्टिक, स्टूडेंट नेम हो गया कैरेक्टरिस्टिक, स्टूडेंट का कोर्स हो गया कैरेक्टरिस्टिक, जिसको आप एट्रीब्यूट के नाम से भी जानते हो। तो आप कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज कर सकते हो, आप एट्रीब्यूट्स को चेंज कर सकते हो। तो ये किसमें आ जाएगा? ऑल्टर में आ जाएगा। फिर आता है ड्रॉप। जब आप टेबल को ड्रॉप करते हो तो मतलब पूरी टेबल ही खत्म हो जाएगी। वहीं अगर आपने डिलीट किया तो इसके अंदर का डेटा जाएगा। जितना भी डेटा, अगर मैं इसके अंदर स्टूडेंट का नाम लिख दूं, मैं विश्वजीत लिख दूं, मैं प्रियम लिख दूं, मंशु लिख दूं, अगर मैं इसके अंदर नाम लिख रही हूं डेटा का, अगर मैं नाम लिख रही हूं तो वो हटेगा, तो वो डिलीट कमांड के अंदर आएगा, क्योंकि हमने किससे डील किया है? डेटा के अंदर वाले रिकॉर्ड से। पर अगर मैं इसके स्कीमा से डील कर रही हूं तो पूरा टेबल डिलीट होगा, पूरा का पूरा टेबल ड्रॉप होता है। पर उसमें एक अच्छी चीज ये होती है कि ड्रॉप में रोल बैक पॉसिबल है। अब रोल बैक से क्या मतलब है कि अगर मैंने डेटा डिलीट कर दिया, पूरा डेटा हटा दिया, पूरी टेबल को ड्रॉप कर दिया, पर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के बाद मुझे लगता है कि दोबारा से मुझे उस डेटा की नीड है, तो आप उस डेटा को रोल बैक कर सकते हो, आप उस डेटा को दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हो, वो डेटा दोबारा से यूज हो जाएगा। पर यही चीज अगर आप दूसरे ट्रंकेट में करना चाहो तो नहीं कर सकते हो। इसमें जो लास्ट आती है कमांड, दैट इज ट्रंकेट। ट्रंकेट जो कमांड होती है उसमें डेटा का रोल बैक पॉसिबल नहीं है। उसमें डेटा अगर चला गया एक बार तो चला गया, दोबारा उसको नहीं कर सकते हो। ओके, मेनली द फॉर्मेट ऑफ डेटाबेस, यस राइट साइड। उसके बाद आती है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, अब मैं इसके अंदर डेटा से डील करूंगी। अब इसको समझना, मैंने यहाँ पे लिख दिया एस बी ए डी एफ एम, जो भी डेटा मैंने इसके अंदर डाल दिया। आप इंसर्ट करवा सकते हो डेटा, डेटा को डिलीट करवा सकते हो, अंदर की चीज डिलीट होगी तो वो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में जाएगी। फिर डेटा सेलेक्ट कर सकते हो और अंदर की चीजों को अपडेट भी कर सकते हो। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज क्या होती है? डीसीएल जो होती है, डीसीएल ये बोलती है कि एक्सेस किसको देना है। मैं यहाँ पे 24/7 एज अ फैकल्टी हूँ, लेकिन क्या एज अ फैकल्टी में किसी टेक्निकल टीम वाले का पूरा डेटा देख सकती हूँ, उनका पूरा सैलरी वगैरह देख सकती हूँ? नहीं देख सकती हूँ। क्या मैं किसी दूसरे फैकल्टी का डेटा और सैलरी देख सकती हूँ? नहीं देख सकती हूँ। तो ये एक एक्सेस होती है, किसको कितनी एक्सेस देनी है, तो उसको हम किसके थ्रू देते हैं? डेटा कंट्रोल लैंग्वेज के थ्रू देते हैं, जैसे कि ग्रांट और रिवोक। फिर ट्रांजैक्शन के लिए सेव पॉइंट, कमेंट, सारी लैंग्वेजेस आप फॉलो कर सकते हो। आई होप सो क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टीबीएमएस में इनमें से कौन सा कंपोनेंट इंश्योर करवाता है कंसिस्टेंट और सिक्योर एक्सेस, जिसमें आप रूल्स और प्रोसीजर्स को फॉलो कर रहे हो? अब ये जो आंसर है मुझे वो क्लियरली अपनी आंखों के सामने दिख रहा है, तो इस आंसर का जवाब आपको भी दिख रहा होगा। सही जवाब दीजिएगा इसका बिल्कुल। यस, राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कौन सा कंपोनेंट इंश्योर करता है कंसिस्टेंट और सिक्योर एक्सेस? रूल्स और प्रोसीजर्स दोनों ही फॉलो करने हैं यहाँ पे। सी बिल्कुल सही आंसर, सी बिल्कुल सही है। प्रोसीजर्स अलाउ करते हैं सिक्योर एक्सेस के थ्रू। पीपल, तो जिनके लिए डेटा बनाया गया है। सॉफ्टवेयर जो आपको हेल्प करेगा डेटा को हार्डवेयर से एक्सेस करने के लिए। डेटा जिसके ऊपर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया है वही तो आपका डेटा है। ओके, प्रोसीजर्स होगा भाई इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच व्यू इन डेटाबेस डिस्क्राइब हाउ डेटा इज एक्चुअली स्टोर्ड इन हार्डवेयर? जब आप डेटा को हार्डवेयर में स्टोर करते हो तो कौन सा व्यू उसको बताता है? अभी जस्ट इसी वाले लेक्चर में हमने व्यूज के बारे में पढ़ा है, तो इसका आंसर भी गलत मत दीजिएगा। फटाफट से इसका राइट आंसर बता दो कि इनमें से कौन सा, क्या वो एक्सटर्नल होता है, इंटरनल होता है, व्यू होता है, फिजिकल लेवल व्यू होता है, या फिर कॉन्सेप्चुअल लेवल व्यू होता है, इंटरनल व्यू होता है, फिजिकल व्यू होता है? क्या होगा इसका राइट आंसर? अनुराग जी बोल रहे हैं बी, तो देख लेते हैं बी करेक्ट आंसर है क्या? बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर। फिजिकल व्यू में आप एक्चुअली बताते हो कि डेटा को किस तरीके से स्टोर किया गया। लॉजिकल व्यू और जो कॉन्सेप्चुअल व्यू होता है वो सेम होते हैं। लॉजिकल और कॉन्सेप्चुअल व्यू क्या बता रहा है कि अगर कोई प्राइमरी की है, फंक्शनल की है, एक टेबल दूसरे टेबल से जुड़ा हुआ है, तो वो कॉन्सेप्चुअल स्कीमा क्या होगा, स्कीमा में डेटा को कैसे रखोगे, तो ये कॉन्सेप्चुअल और लॉजिकल व्यू बताता है। फिर एक्सटर्नल व्यू किसके लिए होता है? यूजर के लिए होता है कि अगर यूजर ने कोई भी क्वेरी दी है तो उस क्वेरी का जवाब कितना मिल रहा है। सो एज अ यूजर अगर आप कोई क्वेरी दे रहे हो तो आप एक्सटर्नल लेवल से डील कर रहे हो, और डेटा कहां पे स्टोर हो रहा है? हार्डवेयर में। तो डेटा का स्टोरेज कौन डील कर रहा है? फिजिकल लेवल डील कर रहा है। यस, राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा कमांड आप इस्तेमाल करोगे अगर आपको रिमूव करना है सारे रिकॉर्ड्स पर टेबल का स्ट्रक्चर रखना है, मतलब स्कीमा रहना चाहिए, पर फिर भी डेटा जो है, या फिर आप इसको बोल दो
रिकॉर्ड्स जो है वो डिलीट हो जाएंगे. So you will have the schema, but the data will be deleted, the records will be deleted. Right answer for this question. व्यू को लॉक किया जाए, फिजिकल व्यू को ऑलरेडी लॉक कर दिया. अब इसका आंसर बता दो. और मुझे ये भी बता देना इसका जो आंसर आएगा वो DDL में फॉलो करेगा या वो DML में फॉलो करेगा. किस में फॉलो करेगा? ये ऑप्शन 1 है, ये ऑप्शन 2 है. इसका भी आंसर दे दो, इसका भी आंसर दे दो. ट्रंकेट, क्या आंसर ट्रंकेट होगा? विच यू वुड यूज टू रिमूव ऑल रिकॉर्ड्स. पर स्ट्रक्चर बचा होगा. बिल्कुल गलत आंसर दे रहे हो यार, ये तो फिर चलना चलेगा आप लोग. मैंने क्या बोला? ये है स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट कोर्स, स्टूडेंट आईडी. अब इसके अंदर मैं डेटा रखवा दूं A B C D E F. जब मैंने इसके अंदर का डेटा डिलीट कर दिया, लेट्स सपोज से A डिलीट हुआ, B डिलीट हुआ, C डिलीट हुआ, D डिलीट हुआ, E डिलीट हुआ, F डिलीट हुआ, सिर्फ आपका डेटा डिलीट हुआ है, पर अभी भी आपका स्ट्रक्चर तो है ना, स्कीमा तो अभी भी बचा हुआ है. और जब आप सिर्फ अंदर का डेटा डिलीट करते हो और स्ट्रक्चर बचा हुआ है, तो इसको हम डिलीट कमांड में ही डालते हैं. राइट आंसर विल बी D. राइट आंसर विल बी डिलीट, ऑप्शन A. अगर आप ड्रॉप चूज करते हो तो ड्रॉप में तो पूरा स्ट्रक्चर भी चला जाएगा, क्योंकि ड्रॉप किसमें आता है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज से. हमें क्या बोला है कि स्ट्रक्चर होना चाहिए टेबल का. टेबल का स्ट्रक्चर तभी रहेगा अगर आप डेटा को डिलीट कर लोगे. तो डेटा बस डिलीट करना है तो DML में आएगा ना, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में आ जाएगा. वहीं अगर ट्रंकेट की बात करते हैं तो ट्रंकेट भी क्या कर देगा? ट्रंकेट भी स्कीमा को पूरा डिलीट कर देगा, क्योंकि ये डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है. तो इसके साथ स्ट्रक्चर भी चला जाएगा, स्ट्रक्चर के साथ साथ पूरा डेटा भी चला जाएगा. नेक्स्ट आ जाते हैं हम रिमूव पे. रिमूव कोई कमांड ही नहीं होती है. गलत आंसर नहीं देना था. अरे सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, आपको आंसर समझ में आ जाएगा. दैट इज गुड. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द हायरार्कियल मॉडल द रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट एंड चाइल्ड इज. हायरार्कियल मॉडल में पेरेंट और चाइल्ड की किस तरीके की रिलेशनशिप होती है? अब ये रिलेशनशिप जस्ट अभी थोड़ी देर पहले 5 मिनट पहले डिस्कस करी हमने. फटाफट से राइट आंसर दे दो. मैनी टू मैनी किसमें हो जाती है? मैनी टू मैनी तो नेटवर्क मॉडल में है. ठीक है, मैनी टू वन वाली रिलेशनशिप तो अभी हमने पढ़ी ही नहीं. 1 to 1 वाली रिलेशनशिप भी हमने पढ़ी ही नहीं. सो यस, राइट आंसर. ट्रंकेट की जब बात करते हैं ना हम राजीव, तो ट्रंकेट में स्कीमा भी जाता है और वो स्कीमा जो चला गया. देखो ट्रंकेट की जब बात करो, ट्रंकेट इसके अंदर आता है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर आता है, तो उसमें स्ट्रक्चर नहीं रहता है, स्ट्रक्चर भी चला जाता है और स्ट्रक्चर का रोल बैक भी नहीं रहता है. ओके, तो उसमें बैकअप और रिकवरी भी नहीं हो पाता. यस, राइट आंसर. 1 to many हायरार्कियल मॉडल में प्रैक्टिस करते हैं. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. इनमें से कौन सा बेस्ट डिफाइन करता है नेटवर्क मॉडल को? DBMS में. नेटवर्क मॉडल थोड़ी देर पहले पढ़ा है. क्या ये ट्री लाइक पेरेंट चाइल्ड लाइक स्ट्रक्चर रहता है? और मुझे बता दो पेरेंट और चाइल्ड वाला स्ट्रक्चर आपको कहां देखने के लिए मिलता है? फ्लैट टेबल स्ट्रक्चर रहता है या फिर ग्राफ स्ट्रक्चर रहता है जहां पे मल्टीपल रिलेशनशिप रहते हैं, या फिर डॉक्यूमेंट बेस्ड स्ट्रक्चर रहता है? बहुत ही इजी सवाल. जो कांसेप्ट हमने आज ही पढ़े हैं उन्हीं कांसेप्ट पे सवाल बेस्ड है, तो ये तो गलत नहीं जाना चाहिए. Yes. Yes, truncate is used to remove all the data at the time. Apart from that, it is also used when you are removing the schema. And you cannot roll back the schema. You cannot have data backup and recovery. Okay, Priyam? देखो ट्री लाइक पेरेंट लाइक स्ट्रक्चर तो हायरार्कियल में देखने के लिए मिलता है. फ्लैट टेबल स्ट्रक्चर तो हमने हायरार्कियल में भी नहीं पढ़ा और ना ही नेटवर्क में पढ़ा है. ग्राफ स्ट्रक्चर विद मल्टीपल रिलेशनशिप, ऑप्शन नंबर C यहां पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो कि अभी आप लोगों ने दिया. ओके, डॉक्यूमेंट बेस्ड स्ट्रक्चर ये तो आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमने डॉक्यूमेंट बेस्ड स्ट्रक्चर कुछ पढ़ा ही नहीं है. डॉक्यूमेंट बेस्ड स्ट्रक्चर आप NoSQL में इस्तेमाल करते हो, जहां पे आपके पास स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा दोनों ही दिया होता है. तो जब आपको अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को मैनेज करना है तब उसका इस्तेमाल यहां पे कर लोगे. ग्राफ स्ट्रक्चर नेटवर्क मॉडल की कैरेक्टरिस्टिक होती है. अभी हमने जस्ट एग्जांपल देखा था कि जो कस्टमर है, कस्टमर के लिए इनवॉइस भी जनरेट होगा और कस्टमर पेमेंट भी करके देगा और कस्टमर किससे जुड़ा हुआ है? सेल्समैन से भी जुड़ा हुआ है. तो मल्टीपल कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप आपको यहां पे देखने के लिए मिलते हैं. फ्लैट टेबल स्ट्रक्चर रिलेशनल डेटाबेस में होता है कि हमने सीधी एक टेबल बना दिया, वहां पे उसको देखा. इनमें से मेन पर्पस क्या होता है? ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज का. क्या ये डेटाबेस का स्कीमा डिफाइन करते हैं या फिर कंट्रोल करते हैं यूजर का एक्सेस, या फिर ट्रांजैक्शन को मैनेज करते हैं, या फिर रिकॉर्ड्स को फेच करवाते हैं? यस, राइट आंसर. देखो अगर रिकॉर्ड्स को फेच करवाना है तो आप डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज सिलेक्ट कमांड का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल वेयर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल्स टू 101. तो इस तरीके से अगर आप कुछ कमांड लिखोगे, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल वेयर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल्स टू 101, तो इससे आप डेटा फेचिंग करवा सकते हो. तो डेटा फेचिंग को यहां पे ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज का पार्ट नहीं है. कंट्रोल करना यूजर कोड की एक्सेस को, तो ये तो डेटा कंट्रोल लैंग्वेज करके देती है, जिसमें आपके पास कमांड होती है ग्रांट कमांड, और दूसरी कमांड जो आपके पास होती है वो होती है रिवोक कमांड. तो ग्रांट और रिवोक कमांड का इस्तेमाल करते हो एक्सेस को कंट्रोल करने के लिए. फिर अगर आप डेटाबेस स्कीमा को डिफाइन कर रहे हो तो ये तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज पे आ जाएगा, जिसमें हम क्या करते हैं? जिसमें हम करते हैं क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप और ट्रंकेट. सो यस, राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बिल्कुल सही दिया. ट्रांजैक्शंस को मैनेज करो, ट्रांजैक्शन के मैनेजमेंट के लिए ही हम इस्तेमाल करते हैं ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज का. नेक्स्ट क्वेश्चन. इनमें से कौन सी लैंग्वेज यूज की जाती है परमिशन देने के लिए और परमिशन रिवोक करने के लिए? Which of the following languages is used to grant the permission and to revoke the permission? कि मुझे चाहिए कि डेटा सामने वाले पर्सन को विजिबल हो तो उसको परमिशन दे दी. मुझे लग रहा है कि नहीं, ये वाली जो इंफॉर्मेशन है वो सामने वाले इंसान को विजिबल नहीं होनी चाहिए, तो मैंने उससे कमांड वापस ले ली. राइट आंसर. देखो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज अभी आपको अब तक तो सारी याद हो जानी चाहिए जितने भी एक्रोनिम्स है. डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंदर क्या जाता है? डेटा से छेड़खानी कर रहे हो, है ना? तो इसके अंदर हमने कहीं पर भी परमिशन की बात तो की नहीं है, डेटा को मैनिपुलेट कर रहे हैं टेबल के अंदर के. ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज मतलब ट्रांजैक्शन के साथ काम कर रहे हैं. राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर C होगा. डेटा कंट्रोल लैंग्वेज. डेटा कंट्रोल लैंग्वेज में ग्रांट की बात चल रही है, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज में रिवोक की बात चल रही है. अपार्ट फ्रॉम दैट उसका डिस्कशन हम कहीं पर भी नहीं करते हैं. डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में तो हमारे पास आ जाता है क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट. ये किसमें आ गया? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में. फिर इंसर्ट, डिलीट, सिलेक्ट, अपडेट किसमें आ गया? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में. आई होप सो दिस इज क्लियर. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. इनमें से कौन सा ट्रांजैक्शन कमांड के लिए इस्तेमाल किया जाता है? इनमें से कौन सी ट्रांजैक्शन TCL की कमांड है? ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज की कमांड कौन सी है? फटाफट से सही जवाब दे दो. ओके, देखो क्रिएट का इस्तेमाल कहां पे करते हो? क्रिएट मतलब कि आपने स्कीमा बनाया. जो स्कीमा बनाया तो किसमें आएगा? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में स्कीमा बनाते हो. फिर उसके बाद इंसर्ट कर रहे हो, तो इंसर्शन किसमें आ जाएगा? क्या वो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में आएगा या फिर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में आएगा? ये मैंने याद करवाया CADT और IDSU. CADT किसमें आ जाता है? क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट. ये आता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज पर. और फिर जब बात करते हो इंसर्ट, डिलीट, सिलेक्ट, अपडेट, किसमें आता है? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में. इंसर्ट किसमें आता है? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में. फिर हम बात करते हैं कमिट. राइट आंसर, एब्सोल्युटली राइट आंसर, बिल्कुल सब सही जवाब दे रहे हो. कमिट किसमें आता है? ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज में. ग्रांट आता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज में. कमिट की जब बात करते हो ये बोलता है, हम जब प्रॉपर्टीज की बात करते हैं ट्रांजैक्शन के बारे में अगर हम डिस्कशन करें तो इसमें 4 प्रॉपर्टीज होती हैं, जो कि होती है एसिड प्रॉपर्टी. पहली प्रॉपर्टी होती है एटॉमिसिटी, जिसका मतलब क्या होता है कि अगर आपने कोई भी ट्रांजैक्शन स्टार्ट किया है या तो वो टोटली
100% कंप्लीट करो या फिर बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं करो। कंसिस्टेंसी ये बोलती है कि डेटा के मैनिपुलेशन से पहले जो कॉन्फ़िगरेशन थे वही डेटा के मैनिपुलेशन के बाद भी रहेंगे। आइसोलेशन ये बोलता है कि एक ट्रांजैक्शन को पूरा कंप्लीट हो जाने दो, उसके बाद दूसरा ट्रांजैक्शन स्टार्ट करो। मैं यहाँ पे समझाना चाहती हूँ आपको ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी ये कहती है कि जो भी डेटा है पहले डेटा में मैनिपुलेशन किसमें होते हैं, प्राइमरी मेमोरी में होते हैं, और जैसे ही आप कमिट परफॉर्म करवाते हो तो कमिट परफॉर्म करवाने के बाद वो डेटा कहाँ पे सेव हो जाता है, सेकेंडरी मेमोरी पे सेव हो जाता है। तो कमिट एक कमांड है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज की कि जो भी चेंजेस अभी तक ट्रांजैक्शन ने किए हैं वो चेंजेस सेकेंडरी मेमोरी पर भी रिफ्लेक्ट होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब मेटा डेटा? बेस्ट डिस्क्राइब्स मेटा डेटा। मेटा डेटा को किससे बेहतर आप एक्सप्लेन कर सकते हो? डेटा कैश फॉर्म में सॉर्टेड हो, या फिर डेटा अबाउट डेटा, या फिर डुप्लीकेट डेटा, या फिर एनक्रिप्टेड डेटा। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर बता दो फटाफट से। हेलो नित्या, आप क्लास में इतने आराम से आ रहे हो। सेव पॉइंट कमेंट रोल बैक राइट साइड विश्वजीत, ये सारी किसकी कमांड्स होती हैं? ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज की। BBBBS डेटा अबाउट डेटा ही मेटा डेटा कहलाता है। इसको एग्जांपल के फॉर्म में भी देख लो। यहाँ पे मैंने स्टूडेंट का नेम लिख दिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट का कोर्स। अब मुझे इसके अलावा में और भी डेटा मेंटेन करना है, स्टूडेंट की अटेंडेंस, ठीक है, या फिर स्टूडेंट का बिहेवियर, या फिर स्टूडेंट का असाइनमेंट। तो अगर मुझे डेटा से एसोसिएटेड डेटा स्टोर करवाना होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? मेटा डेटा बोलते हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया आप सभी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच लेवल ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन प्रेजेंट्स ओनली नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू द यूजर? कौन सा एब्स्ट्रैक्शन? अब देखो 3 लेवल पढ़े थे, एक्सटर्नल लेवल, कांसेप्चुअल लेवल, इंटरनल लेवल। इनमें से कौन सा लेवल यूजर के लिए बना होता है कि यूजर को सिर्फ वही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवानी है जो यूजर के लिए जरूरी है? अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी इंफॉर्मेशन है वो यूजर को विजिबल नहीं रहेगी, यूजर को सिर्फ अपनी इंफॉर्मेशन दिखेगी जितनी इंफॉर्मेशन उसको काम है। हाँ भैया, मेरी क्लास इज योर फर्स्ट क्लास। आपकी सारी क्लासेस आपकी पहली क्लासेस होती हैं। मैं आपको करीबन 4 महीने से देख रही हूँ, जब से मैंने आपको पढ़ाना चालू किया। आप मेरी हर क्लास में रहे और हमेशा ये बोलते हैं कि मेरी पहली क्लास है। ओके, एक्सटर्नल व्यू, राइट साइड को 3 व्यू होते हैं। एक होता है एक्सटर्नल व्यू जिसको आप यूजर लेवल व्यू भी बोलते हैं। दूसरा आपका क्या चला जाता है? दूसरा व्यू इज योर कांसेप्चुअल व्यू, ठीक है। तीसरा व्यू होता है एक्सटर्नल व्यू, ये हो गया एक्सटर्नल। तीसरा व्यू होता है इंटरनल लेवल का व्यू जिसको आप और भी क्या बोलते हो? जिसको आप फिजिकल लेवल व्यू भी बोलते हो। तो एक्सटर्नल व्यू किसके लिए होता है? यूजर अगर कोई क्वेरी दे रहा है तो उस क्वेरी से जितना आंसर यूजर को चाहिए होगा, जितनी इंफॉर्मेशन यूजर को चाहिए उतनी ही इंफॉर्मेशन जब यूजर को मिलती है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल व्यू। कांसेप्चुअल व्यू में आप बताते हो कि आप स्कीमा कैसे बना रहे हो, डेटा को कैसे प्लेस कर रहे हो, उसकी प्राइमरी की क्या होगी, उसकी फॉरेन की क्या होगी, उसके डेटा कॉन्स्टेंट्स क्या होंगे। फिर आता है इंटरनल या फिर फिजिकल व्यू, ये बताता है कि डेटा को आप मेमोरी में एक्चुअली स्टोर कहां पे कर रहे हो। तो डेटा स्टोरेज कहां पे होगा? दैट इज स्टोर्ड बाय इंटरनल और फिजिकल व्यू। और यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने कि सिर्फ जब नेसेसरी इंफॉर्मेशन यूजर के लिए तो उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल व्यू। राइट आंसर, बिल्कुल सही दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ लो एंड इसका आंसर दे दो। कौन सा वैलिड एग्जांपल है रियल वर्ल्ड डेटाबेस एप्लीकेशन का? रियल वर्ल्ड डेटाबेस एप्लीकेशन अभी कुछ देर पहले ही मैंने कल वाली क्लास में मैंने आपको इसके एग्जांपल्स दिए थे और उन्हीं में से क्वेश्चन भी आपसे पूछा है मैंने। बिग डेटा सिस्टम्स, बिग डेटा बता दीजिए। बिग डेटा सिस्टम जैसे कि हडूप हो गया, एक्सपोनेंशियल डेटा, आपको हडूप अपने में कांसेप्ट है, अगर आप चाहें तो मैं उसके ऊपर एक दिन क्लास ले सकती हूं। डुप्लीकेट एंड यूनिक की क्या होता है? डुप्लीकेट की तो कुछ भी नहीं होता है, यूनिक की और नॉर्मल कांस्टेंट जब लगाते हो तो उससे हमारी प्राइमरी की बन जाती है ऋषभ। ओके, BBBB राइट। प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर इससे डेटाबेस का कोई लेना देना नहीं है। कैलकुलेटर में कुछ डेटा कैलकुलेट कर रहे हो उसमें भी डेटाबेस का कुछ काम नहीं है। टेस्ट रेट कर रहे हो उसमें डेटाबेस का कुछ काम नहीं। पर हाँ, जब आप रेलवे रिजर्वेशन करवाते हो तो मैंने कभी बताया था ना कि अब जो टीसी आता है, टीसी रजिस्टर लेकर नहीं आता, वो एक टैबलेट लेकर आएगा और उसमें आपका आधार कार्ड देख लेगा, आपसे पूछ लेगा आपका नाम, क्योंकि टीसी के पास, टिकट चेकर के पास ऑलरेडी पहले से ही पूरा डेटा आ जाता है कि किसने यहाँ वाली सीट पर बुकिंग करी है, कौन यहाँ पे बैठा होगा। तो ये क्या एक तरीके का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसने बुकिंग करी वहां पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। सो ये दिस इज अ टाइप ऑफ डेटा मैनेजमेंट सिस्टम। आगे बढ़ते हैं। मेन एडवांटेज क्या होता है सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस सिस्टम बनाने का? अगर आप अलग अलग स्ट्रैटिफाइड डेटा रख के एक जगह डेटा रख रहे हो, एक पूरा एक सेंट्रल डेटा मेंटेन कर रहे हो, तो उसके क्या एडवांटेजेस पॉसिबल हो पाते हैं? तो पहला तो हाई रिडंडेंसी। क्या डेटा की रिडंडेंसी बढ़ जाती है यहाँ पे? और रिडंडेंसी बढ़ना एक अच्छी बात है या फिर एक बुरी बात है? जब आप डेटा की डुप्लीकेट कॉपीज रख रहे हो तो ज्यादा मेमोरी लग रही है और ज्यादा मेमोरी की वजह से एफिशिएंसी भी कम हो जाएगी, और एफिशिएंसी कम होना तो एक बुरी बात हो गई, तो वो तो हो नहीं सकता, ठीक है। इनकंसिस्टेंट डेटा मतलब एक नोट पे कुछ और डेटा मेंटेन है, दूसरे नोट पे कुछ और डेटा मेंटेन है। सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस सिस्टम कैसा होगा? सेंट्रल सिस्टम और उसी से एसोसिएटेड सारे आपके डेटाबेस के सिस्टम्स होंगे। तो देखो यहाँ पे रिडंडेंसी की तो कोई भी संभावना नहीं बन पा रही है, इनकंसिस्टेंसी भी नहीं होगी, क्योंकि जो भी पीयर के पास डेटा होगा वो यहाँ से वैलिडेट हो जाएगा और फिर सबके पास पहुंच जाएगा, तो डेटा इनकंसिस्टेंसी भी नहीं हो सकती। एफिशिएंट डेटा शेयरिंग, बिल्कुल सही बोला आप सभी ने, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा कि जो भी डेटा है वो एफिशिएंटली हर जगह पहुंच जाएगा। इस पीयर के पास कुछ डेटा है तो यहाँ पे भी पहुंच जाएगा, यहाँ पर भी पहुंच जाएगा, यहाँ पर भी पहुंच जाएगा। सो एफिशिएंट डेटा शेयरिंग इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ अ सेंट्रलाइज्ड सिस्टम। मैनुअल डेटा एंट्री तो वो तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिविटी होगी, मैनुअल डेटा एंट्री कर रहे हो, ऑटोमेटेड है। ओके, बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है ना। चलो ठीक है, विद दिस आई विल वाइंड अप टुडेस सेशन। मैं आज का सेशन यहीं पे खत्म करती हूँ। डीबीएमएस का हमने बहुत सारे बेसिक्स डिस्कस करे हैं। कल वाली जो आपकी क्लास होगी वो आपकी एक मैराथन सेशन होने वाला है, जहां पर हम बहुत सारे एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, पीवाईक्यूज टू बी प्रिसाइज डिस्कस करेंगे, और पीवाईक्यू से एसोसिएटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स आपके बन सकते हैं उनका भी डिस्कशन करेंगे। तो कल वाली क्लास 8 बजे जुड़ना मत भूलिएगा, दैट विल बी मैराथन सेशन फॉर यू गाइस। चलिए, गुड नाइट, थैंक यू सो मच। आराम से खाओ पियो सो जाओ, जो आपकी इच्छा करे वो कर लो।